स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है। दरअसल 28 फरवरी को खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल ने साझा एक ऑपरेशन किया जिसमें इन्होंने ईरान के जो राजधानी है तेहरान को टारगेट किया। इसके साथ ही ईरान के कई ऐसे सिटीज हैं जिसे गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि होली का माहौल है, लेकिन गोले बारूद आसमान में ऐसे बरस रहे हैं जैसे लग रहा हो दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इजराइल ईरान से तो जो चीजें चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो समझ आता है, लेकिन इसमें यूएस क्यों कूद पड़ा? क्योंकि लगातार यूएस और ईरान के बीच में वार्तालाप चल रही थी, बातचीत चल रही थी और इनके कई ऐसे एमओयू थे जिसे लेकर इनके बीच में मेडिएशन के तहत बातचीत चल रही थी और अदर कंट्री जो है ओमान, वो इसमें मध्यस्थता कर रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि नेतन्याहू जो है यूएस के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को घुटना टेकना पड़ता है और इजराइल के साथ मिलकर ये लोग एक ऑपरेशन अंजाम देते हैं। ऑपरेशन का नाम यूएस की तरफ से रखा जाता है एपिक फरी और वहीं दूसरी ओर इजराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है रोरिंग लायन, यानी एक रोर करता हुआ लायन। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समझ आती है, लेकिन ऐसे में तीसरी कंट्री यानी यूएस क्यों इसमें कूद पड़ा, यूएस को क्या बेनिफिट है, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे उन 4 पॉइंट्स की जिसकी वजह से इस वॉर को अगर कुल मिला के देखें तो संक्षेप में यही 4 मुद्दा बनता है जिसकी वजह से वहां पर युद्ध हो रहा है। पहली वजह यह है कि नेतन्याहू की लड़ाई तो खुद ही चल रही थी ईरान के साथ में, तो ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों कूद पड़े, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ईरान तो तबाह हो रहा है, लेकिन इसमें फायदा किसको है? इजराइल को क्या फायदा है? अमेरिका को क्या फायदा है? आखिर ईरान में जो चीजें हैं, जैसा वहां पर मंजर बन गया है, इससे किसको फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। सऊदी एक मेजर कंट्री जो है सऊदी अरब, उसका भी मेन रोल सामने आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी इस पूरे ऑपरेशन में ऐसा कांड कर रहा है, ऐसा खेल खेल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। इसके साथ ही अपने कंधे पर क्यों इस तरह से बंदूक रख ली डोनाल्ड ट्रंप ने और इस तरह से वो युद्ध को अंजाम देने के लिए जो 28 फरवरी को आदेश दे देते हैं, जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई ऐसी सिटीज में बमबारी होती है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो है खमेनेई, उनकी भी मौत हो जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि ईरान ने कर दी है, लेकिन अब इस वीडियो में बात करते हैं कि पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे असली कहानी क्या है और क्यों इस तरह से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चल रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन इसके पहले बता दूं कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके बीच में और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी। ये बातचीत की खबर और भनक जो थी वो इजराइल के पीएम यानी नेतन्याहू को थी, जो उनको नागवारा लग रहा था। उन्हें ऐसा था क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ईरान खड़ा है और ईरान के साथ जो कंट्रीज उसका साथ देती है वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए सही नहीं था, इजराइल के लिए हमेशा वो घातक साबित होता था, जिसकी वजह से इजराइल के टारगेट पर हमेशा ईरान रहा है। और ईरान जिस तरह से साथ देता था, चाहे अलग जो मिलिट्री अटैक होते थे उनको लेकर या फिर अदर कंट्री में जो चीज़ें होती थी उसमें भी वो साथ देता था, अगेंस्ट इजराइल के हो जाता था, जिसकी वजह से इजराइल के टारगेट पर हमेशा ईरान रहता था। इजराइल का कहना है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता, क्योंकि ईरान और इजराइल का कभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो जाता, न्यूक्लियर एस्टेब्लिश्ड कर लेता वो वेपन को, तो इस तरह से उसके लिए खतरे की घंटी हो जाती और हमेशा वो डराता और उसे धमकी देता, जिसकी वजह से इजराइल अपना अंदरूनी चाल चलता है, उसकी खुफिया एजेंसी जो होती है उन्हें अलर्ट करता है। और बता दूं कि इस युद्ध की तैयारी आज से नहीं, अचानक से नहीं की गई है।
पिछले 2 से 3 सालों से लगातार इजराइल जो है मकड़ी की जाल की तरह एक एक सबूत, एक एक चीजें, एक एक फोटो, एक एक जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो जानकारी इकट्ठा करती है। इसके बाद समय समय पर वो यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप को सभी जानकारी देते थे, ईरान के खिलाफ सभी सबूत देते थे, जिसमें वो कहते थे कि अगर सही समय पर उनके साथ यानी ईरान के साथ ईरान को सबक नहीं सिखाया गया तो आने वाले टाइम में मिडल ईस्ट में ईरान एक ऐसी कंट्री होगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे, परमाणु बम होगा, जिसे लेकर सारी कंट्री जो मिडल ईस्ट में है और इसके साथ ही जो यूएस है, ये सब का इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पे मिलेगा और वो हमेशा उस स्थिति में मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से वो कन्विंस करता था डोनाल्ड ट्रंप को। और यही होता है, क्योंकि बता दूं कि एक नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ये युद्ध स्टार्ट होने के 2 दिन पहले भी यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हुई थी। इनकी मध्यस्थता जो थी अदर कंट्री कर रही थी, इनके बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता होना था, एक एमयू साइन होना था। लेकिन इसी बीच जो इजराइल के पीएम है वो लगातार यूएस के प्रेसिडेंट को धमकी देते थे कह लीजिए, या फिर वो उन्हें कानाफूसी करते थे, जिसकी वजह से समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि नहीं वो सही चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से इस युद्ध को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं कि इजराइल के समर्थन, क्योंकि अगर इस तरह से वहाँ पर मिडल ईस्ट में युद्ध का माहौल जो बना हुआ है तो इसके समर्थन करने से ट्रंप को क्या फ़ायदा होगा। तो बता दूं कि अमेरिका में यहूदी लॉबी है, वो लॉबी एक मजबूत लॉबी है जिसके काफ़ी वोटर्स हैं। अब अमेरिका को था कि इन वोटर्स को भी लुभाना है और वो अपना टेक लेकर इस तरह से अपने आप को एक अच्छा इमेज प्रेजेंट करना चाहते थे, वोटर्स को खुश करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल का साथ देते हैं। इसके साथ ही एक तरह से ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नैरेटिव फिक्स करना था ताकि वो बता सके अदर कंट्रीज में या फिर वर्ल्ड, अगर जियो पॉलिटिकल की बात करूँ तो वहाँ पर वो अलग अलग देशों को ये संदेश देना चाहते थे कि वो एक मजबूत राष्ट्रपति है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला के साथ उन्होंने क्या किया था, उस कंट्री में घुसकर क्या हुआ था। तो ऐसे में वापस से एक ऐसे कंट्री यानी ईरान को टारगेट किया जाता है जहां पर ऑपरेशन एपिक फरी अंजाम दिया जाता है यूएस और इजराइल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा जो है ट्रंप की तरफ से उनका यही था कि मैं एक मजबूत राष्ट्रपति हूँ, मैं दुश्मनों को कुचल सकता हूँ। यानी साफ साफ टारगेट पे खामेनेई थे, जिसे लेकर वो लोग इस तरह के अटैक को अंजाम दिए थे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को दुश्मन दिखाकर जो डोमेस्टिक वहाँ पे मुद्दे हैं, यानी अंदरूनी जो मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन का ले लो, चाहे तरह तरह के जो होते हैं मुद्दे, उस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते थे और जिसकी वजह से वो इस तरह के वॉर में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि नेतन्याहू के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा युद्ध। तो ऐसे में क्योंकि गाजा में लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की जो स्थिति है उस पर भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर उसको भी लेके नेतन्याहू जो है वो फंसे हुए हैं। देश के अंदर उनका काफ़ी विरोध भी होता है, भारी विरोध होता है। और अगर ऐसे में वो ईरान को दुश्मन बनाएंगे तो वो भी घरेलू संकट से निकलकर लोगों का ध्यान भटका सकेंगे। क्योंकि अगर जहां पर देश की बात आती है तो लोग सब कुछ भूलकर आन बान शान के साथ देश के साथ खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यही वो लोग दिखाई साबित कर रहे थे। एक और बता दो कि नेतन्याहू जो है वो पहले से युद्ध चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना इमेज, अपनी छवि पर काम कर रहे थे कि उनकी जो छवि है वो और अच्छी हो जाएगी। ईरान की तबाही से अमेरिका को नहीं, इजराइल को असली फायदा है। आखिर क्यों है, इस पर अब बात कर लेते हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है लेबनान में है और उसे कमज़ोर करना था। लेबनान क्योंकि समर्थक जो है वो ईरान का है, तो लेबनान कंट्री में हिजबुल्लाह की जो मौजूदगी है उसे वीक करने के पीछे नेतन्याहू ने इस तरह के जो अटैक है वो करवाए। इसके साथ ही हमास को सप्लाई रुकती, क्योंकि हमास जो है एक तरह से आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास में जो जंग छिड़ी है, जो चीज़ें हो रही थी, वो आपने लगातार वो कवरेज सुना होगा। तो ऐसे में हमास को जो सपोर्ट कर रहा था वो कोई और नहीं था, ईरान कर रहा था, ऐसा इजराइल का मानना है। तो इजराइल का कहना है कि जो भी वेपन आते थे वो ईरान के तहत हमास तक पहुंचाए जाते थे, जिस पर रोक लगाना ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा बनता है कि ईरान को टारगेट किया जाता था। हालांकि इनका पहला ये था स्टेप कि ईरान जो है
न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, यानी परमाणु बम बना रहा है, जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल साथ में खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अदर कंट्रीज है उनका साथ देती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान के पास परमाणु बम तैयार हो जाते हैं तो ऐसे में वहां के आसपास के क्षेत्रों को काफी हद तक नुकसान हो सकता है, इसकी भुगतान काफी बड़ी संख्या में हो सकती है, जिसकी वजह से ये लोग ईरान के पीछे पड़े थे कि वो बना ना पाए, और इसी को हवाला देते हुए दोनों कंट्री ने उस पर धावा बोला था। बता दें कि सीरिया जो है, क्योंकि अब पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सपोर्टर्स कंट्री है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी ये दोनों जो हैं इनको लेकर भी बहुत वहां पर गहमा गहमी रहती है और मुद्दों को लेकर हमेशा बहस छिड़ी रहती है। तो ऐसे में इस वक्त जो जंग का माहौल छिड़ा हुआ है, यूएस इजराइल साथ में है, ईरान के साथ कौन है, तो आपको बता दूं कि ईरान के साथ इराक है, लेबनान है, सीरिया है। यही था कि लेबनान और सीरिया में जो है ईरान की मजबूती को देखते हुए इजराइल के पीएम जो है उनका कहना था कि ये सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके पास से हथियार, ये सब चीज़ें, ईरानी नेटवर्क जो है वो चलती है, और ये चाहते थे कि इसे कट किया जाए, जिसकी वजह से ईरान इनके नंबर 1 टारगेट पे था। अमेरिका को नुकसान क्या होगा, तो इस पर बात कर लेते हैं कि अरब देशों में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर थे, यानी कई जो मिडिल ईस्ट में कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर सैन्य टुकड़ी जो है वो अमेरिका की है, यूएस की है। यूएस अपनी सैन्य टुकड़ी अलग अलग कंट्रीज में अपनी रखे हुए हैं, जिसे लेकर उसे भी थ्रेट था कि अगर ईरान के पास इस तरह से हथियार आ जाएंगे तो उसके लिए इजी बेस होगा कि टारगेट करना यूएस को। इस तरह से अगर मिलिट्री अटैक करेंगे आप यूएस बेस पे तो डायरेक्टली हमला वो यूएस पे भी होता, हालांकि वो भले ही कंट्री अलग होती, कंट्री जहां पर यूएस की मिलिट्री होती, लेकिन सीधे तौर पर इसे यही माना जाता कि ईरान ने अमेरिका पर हमला किया है। तो कहीं ना कहीं इन ठिकाने को इजी टारगेट करता, जिसकी वजह से वो भी शामिल हो गया इस जंग में। तेल की कीमतें जो हैं आसमान पर पड़ जाएंगी, अमेरिकी सैनिक भी खतरे में हो जाएंगे, रेड सी और खाड़ी में व्यापार जो है वो ठप हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है, इस युद्ध के जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं। अगर ईरान की तबाही होती है तो ऐसे में जीत किसकी होगी, इजराइल की होगी, लेकिन अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो आपको बता दूं कि जिस तरह से अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो उनके भीतर जो कंट्री में सांसद है उनका भी ये टेक था कि आपको इस तरह से शामिल नहीं होना चाहिए था युद्ध में। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे से भी उनको नुकसान होगा, जिस तरह से वो बोल्ड स्टेप उठाते हैं, बजाय इसके कि बातचीत किया जाए, समझौता किया जाए, लेकिन वो अटैक कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के रोल पर। तो सऊदी अरब आखिर क्या खेल खेल रहा है, तो आपको बता दूं कि वो खुलकर तो कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि हर कंट्री का अपना स्टैंड है। जैसे कि मैं बता दूं कि इराक हो और लेबनान हो, सीरिया हो, ये खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं किसका, ईरान का। वहीं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं किसका, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूएस जो इन्होंने अटैक किया है उसका। तो ऐसे में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन है, जो यूएस इजराइल वार को सपोर्ट कर रहा है, यानी उनके स्टैंड पर वो खड़ा है कि उन्होंने जो किया है कार्रवाई वो सही है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया का जो रोल आता है वो भी अहम आ जाता है। तो बता दूं कि उसका अंदर खाने बहुत कुछ चीज़ें चल रही है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा उसका, अगर बोल दूं टेरिटरी जो दुश्मनी होती है, वो सबसे बड़ी दुश्मनी अगर सऊदी अरब का किसी से है तो वो ईरान ही है। इसके साथ ही वो सीधे युद्ध में नहीं कूदा है, क्योंकि साफ तौर पर उसने सपोर्ट किया, अपना सपोर्ट इजराइल को दिया है। तो अमेरिका और इजराइल से भी उसने दूरी भी नहीं बनानी है, लेकिन उनका साथ भी देना है। सऊदी को फायदा कहाँ होगा, तो इस पर बात कर लूँ कि ईरान जैसे ही कमज़ोर होगा, यमन में हूती जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट किसे मिलेगा, सऊदी अरब को। खाड़ी में इनका दबदबा, सऊदी अरब का दबदबा जो है ईरान से उन्हें लगता है कि कम है, जिसकी वजह से अगर यहूदी कम होते हैं तो इसमें सऊदी अरब का दबदबा बढ़ जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब को बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से उनके इकोनॉमिक्स में उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह होती है कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने जो अपना सपोर्ट है वो इजराइल और यूएस को दिया है। आपको बता दें कि इस जंग के मैदान में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है, यानी क्लियर स्टैंड नहीं रखा है। दोनों ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि युद्ध का जो माहौल है वो खत्म होना चाहिए। जैसे इंडिया की मैं बात कर लूँ, लेकिन इसके उलट जो रशिया है
यानी रूस और इसके साथ ही चाइना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पर इस तरह के अटैक को वो सही नहीं मानते, इसका कंडेम करते हैं। यानी वो इस जो युद्ध किया गया है उन पर, इस तरह के वार अटैक किए गए हैं, वो सही नहीं है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। यानी रूस और चाइना का जो साफ तौर पर स्टेटमेंट है वो यूएस और इजराइल के खिलाफ ही सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बता दें कि वर्ल्ड वॉर के तहत ये जो मिडल ईस्ट में माहौल है वो कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ रहा है। अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो इजराइल की बढ़त खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अरब देशों को डर क्या है, तो इस पर बात करें कि उनके शहर जो है अरब देश, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो माहौल है वो रणभूमि युद्ध का माहौल है। तो ऐसे में नेतन्याहू की लड़ाई में ट्रंप इसलिए भी कूदे क्योंकि नेतन्याहू को सत्ता बचानी थी और ट्रंप को अपनी ताकत दिखानी थी, अपनी इमेज पर काम करना था, जिसकी वजह से ये दोनों ने इस तरह का युद्ध ऐलान किया। ईरान की तबाही से अमेरिका नहीं, इजराइल को भी फायदा होगा, ये जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि जून 2025 में अमेरिका और ईरान का न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हुआ था। इस पर एंड टाइम पर इजराइल जो है बताता है कि ये खतरे की घंटी है, खतरा है। अगर ईरान को बनाने दिया गया न्यूक्लियर डील पे साइन हो जाती है और ईरान अगर न्यूक्लियर संपन्न हो जाता है तो ऐसे में खतरा हो जाएगा, जिससे लेकर उसने मीटिंग में अपनी बता दिया था कि उनका स्टैंड उनके अगेंस्ट है। इसी वजह से अमेरिका भी शामिल हो जाता है, क्योंकि उसने बताया था खतरा क्या है। अब खतरे गिनाने लगता है, जिसकी वजह से अमेरिका यानी यूएस जो है वो कन्विंस हो जाते हैं किसकी बात पर, नेतन्याहू पर। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है उनका ये कहना है, क्योंकि वो लगातार ये सब चीज़ों को, खबरों को इकट्ठा करती हैं, तो उनका कहना है कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन की तैयारी हो रही है, न्यूक्लियर बनाने की तैयारी हो रही है। इसके बाद फेब 2026 की बात है, अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील की बात कर ही रहे थे। ये अटैक के 2 दिन पहले की बात है। इजराइल, सऊदी अरेबिया जो है ट्रंप को मना लेता है। इजराइल कहता है कि जिस तरह के माहौल है, जिस तरह के इसके कदम है वो ठीक नहीं है, जिसके बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप मान जाते हैं और इस लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अगर नेतन्याहू की बात करूं तो नेतन्याहू का ये बयान है कि पिछले 2 दशक यानी 20 सालों में लगातार जो है ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में है और इससे इनको खतरा है। 4 फरवरी 2025 को उन्होंने इसी रिगार्डिंग मीटिंग की थी। किससे की थी? उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप से की थी, जिसमें उन्होंने कई सबूत भी पेश किए थे कि ईरान लगातार लगा पड़ा है कि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर संपन्न हो पाए, और ये जानकारी उनकी जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने दी थी, जिसे लेकर इजराइल के पीएम जो है उन्होंने यूएस को बताया था। 31 मार्च 2025 की बात है, जब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA उन्होंने कहा था 60% ऑफ, उन्होंने बताया था कि 60% प्योरिटी वाला यूरेनियम बना लिया है, ये इनका कहना था। लेकिन बाद में इसकी भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिलते, जिसमें उन्होंने इसका खंडन कर दिया था। जून साल 2025 में IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि इस तरह के कोई भी बयान अगर दिए जा रहे हैं, कोई भी जानकारी दी जा रही है तो वो सही नहीं है, क्योंकि उनके पास जो जानकारी है, खुफिया एजेंसी है, वो लगातार इस सब पर काम करते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें ये साबित होता हो कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने की फिराक में लगा पड़ा है। आपको बता दें कि इस युद्ध का ऐलान जैसे ही होता है, जिस दिन युद्ध की जाती है उसके 2 दिन पहले ही न्यूक्लियर डील को लेकर यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनसे बातचीत चल रही थी, और ओमान जो कंट्री है वो मीडिएशन का काम कर रही थी। और इसी वक्त 19 फरवरी 2026 को ट्रंप ने ये कह दिया था कि 10 दिन के भीतर अगर डील साइन नहीं होती तो आप अंजाम भुगतोगे, जिसके बाद शनिवार यानी 28 फरवरी को इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ईरान पर अटैक कर दिया गया।